आज हम बात करेंगे सिनॉप्सिस के बारे में। जो एमए एजुकेशन के इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको पता होगा कि उनका एक प्रोजेक्ट है MESP 001 जिसमें उन्हें एक डिसर्टेशन बनानी होती है। तो डिसर्टेशन बनाने से पहले सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सिनॉप्सिस बनाना है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। डिसर्टेशन बनाने का पहला स्टेप होता है सिनॉप्सिस बनाना। पहले हम ये समझते हैं कि सिनॉप्सिस होता क्या है? बेसिकली सिनॉप्सिस क्या होता है? एक प्रपोजल होता है डिसर्टेशन के लिए। यानी पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक प्रपोजल रेडी करते हैं जिसके बेस पे हम अपनी डिसर्टेशन को बनाएंगे। बेसिकली डिसर्टेशन क्या होता है? डिसर्टेशन होती है हमारी मिनी रिसर्च वर्क, एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में हम उसको बनाते हैं। तो डिसर्टेशन बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग को बेसिकली हम सिनॉप्सिस कहते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सिनॉप्सिस क्या होता है? एक रिसर्च प्लान होता है, यानी डिसर्टेशन को बनाने का प्रपोजल होता है। हम डिसर्टेशन को कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्यों हम इसको स्टडी करना चाह रहे हैं। वाई यू वॉन्ट टू स्टडी इट, मतलब हम इसको क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। थर्ड हमारा क्या है? हाउ यू विल कंडक्ट द रिसर्च, यानी आपने क्या पढ़ना है, क्या रिसर्च करना है, वो डिसाइड कर लिया। क्यों पढ़ना है, क्यों रिसर्च करना है, वो आपने डिसाइड कर लिया। अब बात हमारी क्या आती है कि हमने उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, हमने रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है। ये हमारा होता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में हमें इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। तो जब भी आप अपनी डिसर्टेशन रेडी करेंगे, स्पेशली अगर मैं इग्नू स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो आप लोगों को पहले अपना सिनॉप्सिस बना के अपने रीजनल सेंटर पर भेजना होता है। वहाँ से जब ये अप्रूव हो जाता है, उसके बाद जब आपको अप्रूवल लेटर मिल जाता है, तो आप उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी डिसर्टेशन को बनाने के लिए, कंप्लीट करने। अब हम बात करते हैं कि सिनॉप्सिस बनाना कैसे है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सिनॉप्सिस आप लोग सभी समझ गए होंगे क्या होता है। मैं ब्रीफ में एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। सिनॉप्सिस इज अ ब्रीफ प्लान ऑफ रिसर्च वर्क। प्रपोज्ड प्लान होता है हम अपने रिसर्च वर्क को कैसे करेंगे। इट शोज व्हाट, व्हाई एंड हाउ द स्टडी विल बी कंडक्टेड। ये मैंने पहले भी बताया था। इट इज सबमिटेड बिफोर राइटिंग द फुल डिसर्टेशन। ठीक है, फिर से वही रिपीट हो रहा है कि हमने पहले क्या करना है, पहले अपने सिनॉप्सिस को अप्रूव करवाना है, उसके बाद हम फुल डिसर्टेशन बनाएंगे। अब सिनॉप्सिस बनाने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने जो स्टडी करनी है उसका हम टाइटल बनाएंगे, उसका हम टाइटल देंगे कि हमने किस टाइटल पर रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है। उसके लिए, क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये मिनिएचर फॉर्म होती है हमारे रिसर्च वर्क की। आप स्टार्टिंग पॉइंट पर होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस या डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम अपना सिंपल और क्लियर स्पेसिफिक टाइटल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपना एरिया चूज़ करना है कि आप किस एरिया में रिसर्च वर्क करना चाह रहे हो। जैसे हम एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं, तो एजुकेशन में हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, टीचर एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें आप रिसर्च कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एरिया डिसाइड करना है। आपने जब एरिया डिसाइड कर लिया, तो अब उस एरिया के अंदर आपको टाइटल निकालना है। ठीक है, वो होता है हमारा टाइटल ऑफ द स्टडी। अब जो टाइटल होता है उसके अंदर हमारे 3 डोमेन्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। पहला क्या है हमारा, वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ये होते हैं कि हम, दूसरा हमारा क्या है, पॉपुलेशन और एरिया, यानी हम अपनी रिसर्च को किस एरिया में करना चाहते हैं। जैसे आप टीचर्स पे करना चाह रहे हो, स्टूडेंट्स पे करना चाह रहे हो, स्टूडेंट्स कौन से हैं। दूसरा हमारा क्या है, पॉपुलेशन और एरिया, यानी हम अपनी रिसर्च को किस एरिया में करना चाहते हैं। जैसे आप टीचर्स पे करना चाह रहे हो, स्टूडेंट्स पे करना चाह रहे हो, स्टूडेंट्स कौन से हैं। ये हमारा टाइटल जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बेसिकली क्या है, ये हमारी लो लेवल की रिसर्च होती है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अब आप देखेंगे कि मैंने एग्जाम्पल डाला हुआ है। क्या है एग्जाम्पल? अ स्टडी हैबिट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। अब ये हमारा क्या हो गया, ये टाइटल हो गया। इसमें वेरिएबल हमारा क्या हुआ, स्टडी हैबिट्स हुआ, यानी बच्चों की पढ़ने की आदतें। स्टडी हैबिट्स क्या होता है, बच्चों की पढ़ने की आदतें। अब वेरिएबल ये कैसे हुआ कि ये हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ, पॉपुलेशन हुआ, जिस पॉपुलेशन पर हम लोगों को स्टडी करना है।
अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पर हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। यानी जो स्टडी अब आप करने जा रहे हो, अब आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है। यानी वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और स्पेशली उसका एजुकेशनल और सोशल कंटेक्स्ट क्या है। यानी एजुकेशन के फील्ड में और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम इस स्टडी को कहाँ यूज कर सकते हैं, ये स्टडी कहाँ से बेसिकली एमर्ज हुई है। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। स्टेप 3 हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन क्रिएट करना। तो जो आपकी टाइटल होता है, आप उसके टाइटल को आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। वो क्या होगा, वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को बताएगा। ठीक है, इसको डेक्लेरेटिव फॉर्म में करना है, ये रिसर्चेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। यानी आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है वो ऐसी होनी चाहिए जिसपे हम रिसर्च कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ अगर हम स्टेप की बात करते हैं, फोर्थ स्टेप हमारा होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो वेज होते हैं जो हमें हमारे एम को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे एम को अचीव करने के लिए जो अलग अलग वेज हम चूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या बताते हैं कि हमने अपने एम को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टडी करना है। इनको हम हमेशा क्या करते हैं, एक्शन वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे टू स्टडी, टू एनालाइज, टू कंपेयर, टू डिफ्रेंशिएट, ये अलग अलग एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनको हमें यूज। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होते हैं, इनको हम हमारे ऑब्जेक्टिव से ड्राइव करते हैं। हाइपोथेसिस का मीनिंग होता क्या है, टेंटेटिव सॉल्यूशन। यानी जब आप कोई प्रॉब्लम सोचते हो तो क्या होता है, हमारे माइंड में एकदम से उसका सॉल्यूशन आ जाता है। हम ये सोच लेते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हाइपोथेसिस क्या होते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन होते हैं। टेंटेटिव सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमने अपने माइंड में सोच लिया है कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि ये सॉल्यूशन हमारा हो भी सकता है और ये सॉल्यूशन हमारा नहीं भी हो सकता है। तो हम जब रिसर्च करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम उसके सॉल्यूशंस भी देते हैं, हाइपोथेसिस भी देते हैं जो टेंटेटिव होते हैं। जब हम उनको टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो वो सॉल्यूशन हमारे हो भी सकते हैं और वो सॉल्यूशन हमारे गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेंटेटिव हाइपोथेसिस। अब बेसिकली हाइपोथेसिस हमारी दो तरह की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, वो हाइपोथेसिस जो हमें रिसर्च की कोई डायरेक्शन नहीं बताती है। नल का मतलब क्या होता है, जीरो। यानी उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि आपके जो आप रिसर्च करने जा रहे हो वो उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका सॉल्यूशन किस तरह का होगा। दूसरी हमारी होती है रिसर्च हाइपोथेसिस। ये बेसिकली हमारी दो तरह की होती है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या होता है, हमें डायरेक्शन पता चलती है, यानी हमारी स्टडी का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, हमारे रिजल्ट्स कैसे आएंगे, ये हमें डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बताती है। फिर हमारा आता है सिक्स पॉइंट, सिक्स स्टेप। इसमें हमें क्या करना होता है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर अवेलेबल होना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा रिसर्च टॉपिक होता है, जो प्रॉब्लम हमने ली है, जो टाइटल हमने डिसाइड किया, उससे रिलेटेड हमारे से पहले कितने लोगों ने उस पर रिसर्च की है, उस रिसर्च को हमने स्टडी करना होता है। अब क्यों स्टडी करना है, उसका रीज़न क्या है। जब किसी ने आपसे पहले अगर ये रिसर्च की है तो आपको वहाँ से बैकग्राउंड पता चल जाता है, उन्होंने क्या हाइपोथेसिस बनाई, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या डिज़ाइन किया, कौन से टूल लगाए, किस तरह की रिसर्च उन्होंने की और उनके रिजल्ट्स क्या है। उनको स्टडी करके आप अपनी रिसर्च को बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसलिए हम लिटरेचर जो होता है उसको रिव्यू करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब क्या है कि आपके टॉपिक के, आपके टाइटल से रिलेटेड ही होना चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रिसर्च पढ़ रहे हो, नहीं। वो रिसर्च जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होती है, हमें उससे रिलेटेड अलग अलग रिसर्च है या कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको कहीं से कोई इंट्रोडक्शन मिल जाती है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। ये हमें हेल्प किस चीज़ में करती है, एक तो आपकी जो रिसर्च है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वहाँ पर हेल्प मिलेगी, और दूसरा जो रिसर्च गैप होता है,
यानी आपसे पहले जितने लोगों ने रिसर्च की थी और आप जो रिसर्च कर रहे हो, उसके बीच में क्या गैप रह गया, क्या मिसिंग है, उस गैप को हमें फिल करना होता है। अब इसके सोर्सेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? इसके सोर्सेज़ बेसिकली ऑनलाइन अगर प्लेटफ़ॉर्म की हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, आप यहाँ पर ढूँढ सकते हो। और एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारे डिसर्टेशन, बहुत सारे पीएचडी थीसिस मिल जाएँगे। वहाँ पर भी आप अपनी जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप रिव्यू इकट्ठा कर सकते हो। ये इस वेबसाइट का नाम है शोधगंगा। आपको जर्नल्स में भी मिल सकता है, बुक्स में भी मिल सकता है, पुराने थीसिस होते हैं, डिसर्टेशन होते हैं, वहाँ से भी आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड रिव्यू ईज़िली मिल जाएगा। 7th पॉइंट हमारा क्या होता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी। बेसिकली हमारे रिसर्च प्रोसेस का ये हर्ट होता है। हर्ट का मतलब जिससे हमारी जैसे हर्ट, बॉडी में हर्ट का क्या काम होता है? पूरी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो हार्ट से और ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ऐसे ही रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारी जो प्रोजेक्ट है उसका हार्ट और ब्रेन होता है। यानी हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है, वो सारा हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है। अब ये क्या-क्या बताएगा हमें? पहली चीज़ हमें तो ये डिसाइड करनी होती है कि हमारी रिसर्च किस तरह की है। बेसिकली रिसर्च 2 तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? जो क्वालिटी से रिलेटेड होती है, जो बेसिकली हमारे एट्रिब्यूटेड वेरिएबल्स होते हैं, उनको मेज़र करती है। क्वांटिटेटिव क्या होती है? जो क्वांटिटी को मेज़र करती है। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। जैसे आपने ये देखना है कि अ, जैसे हमारा टॉपिक था टू स्टडी द स्टडी हैबिट्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। अब स्टडी हैबिट्स को हम कैसे स्टडी करेंगे? हम बच्चों का सैंपल लेंगे। मान लो हमने 50 बच्चों का सैंपल लिया, 50 बच्चों के जो स्कोर्स आएंगे, जो स्टडी हैबिट का आप टूल अप्लाई करोगे उसके बाद बच्चों के आपके पास स्कोर्स आएंगे। उन स्कोर्स की कैलकुलेशन करके आप रिजल्ट्स निकालोगे। ये होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है? क्वालिटेटिव जहाँ पर आप किसी चीज़ की क्वालिटी पर रिसर्च करते हो। जैसे हम बात करते हैं महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का स्टडी, मतलब शिक्षा दर्शन को पढ़ना, है ना? तो यहाँ पर हमारी ये स्टडी क्या हो गई? ये हम महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ रहे हैं। अब विचारों को आप काउंट नहीं कर सकते, उसकी उसको हम क्वांटिटेटिव वे में नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। उसके लिए हम सिर्फ क्वालिटी बता सकते हैं। एजुकेशन में क्या योगदान रहा या राजनीति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, उस उनकी फिलॉसफी को हम सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। फिर हमारा आता है रिसर्च डिज़ाइन। बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि हमने अपनी रिसर्च को डिज़ाइन कैसे करना है। जैसे हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो हमारी आपकी पीएचडी लेवल की रिसर्च होती है, बेसिकली हम इनको वहाँ पर यूज़ करते हैं। सैंपल एंड सैंपलिंग टेक्नीक। अब बात आती है कि हमें अपनी जो रिसर्च है वो किन पे करनी है। जैसे अभी हम सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, तो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हमारी रिसर्च की पॉपुलेशन हो गई। यानी पूरे वर्ल्ड में जितने सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल के हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन हो जाते हैं। अब सारी पॉपुलेशन के ऊपर ये तो करोड़ों, उससे भी कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उस पे तो हम रिसर्च कर नहीं सकते हैं। तो उसमें से हम क्या करते हैं, एक छोटा सैंपल ले लेते हैं। जैसे हमने किसी एक सिटी के एक स्कूल के 50 बच्चों को ले लिया, तो हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, 50 सैंपल हो जाएगा, 50 हमारा सैंपल हो जाएगा वो स्टूडेंट्स। अब इसको हम सैंपल क्यों कहते हैं? सैंपल का मतलब ये है कि हम एक ग्रुप ले रहे हैं जिसके अंदर वो सारे उस सारे तरह के बच्चे हैं जो पूरे यूनिवर्स में होंगे। वो रूरल बैकग्राउंड के भी होंगे, अर्बन के भी होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, हाई आईक्यू लेवल के भी होंगे, मीडियम आईक्यू लेवल के भी होंगे, हर तरह के बच्चे होंगे। इसको हम सैंपल बोलते हैं। फिर बात आती है डाटा कलेक्शन की। अब हमने डाटा कहाँ से लेना है? उसके लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? बेसिकली टूल क्या होता है? औज़ार। किसी काम को करने के लिए जो आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं। अब हम बात क्या कर रहे हैं? हम रिसर्च की बात कर रहे हैं इन एजुकेशन। तो हमारे पास टूल क्या होंगे? साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो आपके वेरिएबल को मेज़र करते होंगे। जैसे स्टडी हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्टडी हैबिट्स को मेज़र करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्डाइज़्ड टूल्स अवेलेबल होते हैं, उनको हम यूज़ करके
के बच्चों के स्कोर्स इकट्ठा करते हैं। फिर प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी आपको डाटा कलेक्ट कैसे करना है। डाटा कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप सर्वे मेथड भी ले सकते हो। सर्वे मेथड में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर की आप कॉपीज़ करवाते हो, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बच्चे उसको फिल करते हैं, आप उसको वापस ले लेते हो और वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या क्वेश्चनेयर की फॉर्म में ले सकते हो, या अगर ऑनलाइन हम बात करें तो गूगल फॉर्म बना के आप उसको भी सर्कुलेट करके ऑनलाइन उनके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर सकते हो। ये होता है हमारा प्रोसीजर फॉर डाटा कलेक्शन। स्कोप एंड डिलिमिटेशंस, बेसिकली स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप होता है कि किस एरिया में हम अपनी स्टडी को कर रहे हैं, ठीक है? हमारी स्टडी किस एरिया को शो कर रही है। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज, लिमिटेशंस। देखो जैसे हम बात कर रहे थे सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, तो आप पूरे वर्ल्ड में तो नहीं कर सकते, आप पूरे इंडिया में भी नहीं कर सकते, पूरे हरियाणा के बच्चों पे भी नहीं कर सकते। आप पर्टिकुलर किसी एक सिटी के, पर्टिकुलर किसी एक स्कूल के बच्चों पर ही आप इसको अप्लाई करोगे, तो ये हमारी डिलिमिटेशंस होती है, ये हमारी बाउंड्री हो गई, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस, ठीक है? यानी हमने हमारी स्टडी कर ली, हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? उसका यूज़ कहाँ होगा फर्दर? अब बेनिफिशियरीज़ में कौन-कौन आएँगे, यानी उनका जो आपने रिसर्च की है उसका यूज़ कौन-कौन कर सकता है, या उसके बेनिफिट किस-किस को मिल सकते हैं? टीचर्स को मिलेंगे, स्टूडेंट्स को मिलेंगे, रिसर्चर्स को मिलेंगे, एजुकेशनिस्ट को मिलेंगे। एजुकेशन के फील्ड में जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको मिलेंगे, और स्पेशली जो आगे आपके ही टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं उन बच्चों को आप एक एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर दोगे। आप एक उनको उनके रिव्यू में ऐड करने के लिए आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो कि उसको बेस बना के वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एक उनको उनके रिव्यू में ऐड करने के लिए आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो कि उसको बेस बना के वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट स्टेप हमारा क्या आता है? रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होता है? बेसिकली रेफरेंसेस होता है वो बुक्स, वो जर्नल्स, वो वेबसाइट, या वो कोई भी सोर्स, चाहे वो ओपन सोर्स है, चाहे वो क्लोज़ सोर्स है, जिसको आप यूज़ करते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपनी स्टडी से रिलेटेड। आपने जो भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, किसी की बुक में से पढ़ा है, किसी की डिसर्टेशन में से पढ़ा है, किसी के जर्नल में से पढ़ा है, कहीं से भी आपने जो रिसर्च के लिए स्टडी किया है मटेरियल या कंटेंट, उसको हमें लास्ट में रेफरेंसेस में डालना होता है कि मैंने इस बुक को, इस जर्नल को, या इस डिसर्टेशन को, या इस थीसिस को मैंने अपनी रिसर्च के लिए पढ़ा है। तो ये हमारा होता है सिनॉप्सिस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिनॉप्सिस हमें कैसे डिज़ाइन करना है। बहुत ईज़ी होता है, आप इसको ईज़िली कर सकते हो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है। अब ये स्पेशली इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है, जो एमए इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को अपने सिनॉप्सिस के साथ फ्रंट पेज पर ये वाला परफॉर्मा, ये अपेंडिक्स 9 है, ये मैंडेटरी है, इसको फिल करके लगाना। अगर आप इसको फिल करके नहीं भेजते हो, तो आपका सिनॉप्सिस जो है वो ना चेक होगा, ना उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये परफॉर्मा जो है ये यूनिवर्सिटी की साइट पे भी अवेलेबल है, आप लोगों के पास जो मटेरियल आया होगा स्टडी मटेरियल उसमें भी अवेलेबल है ये, नहीं तो आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो। अब इसमें बेसिकली करना क्या है? इसमें आपको करना क्या है? आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, स्टडी सेंटर का कोड डालना है, रीजनल सेंटर का कोड डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका नेम, एड्रेस। फिर टाइटल ऑफ डिसर्टेशन, जो टाइटल मैंने आपको बताया था, सिनॉप्सिस में आप जो टाइटल डिसाइड करोगे, वो टाइटल आपको यहाँ लिखना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आप अपनी डिसर्टेशन बिना किसी सुपरवाइज़र के, बिना किसी गाइड के कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जब आप अपना सिनॉप्सिस रेडी करते हैं तो आपको आपके स्टडी सेंटर से गाइड अलॉट होगा, अप्रूव करवाना है, अपना सिनॉप्सिस उनसे साइन कराना है। फिर आपके जो स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे आपको इस पे स्टैम्प लगवानी है, उनसे आपको साइन करवाना है। उसके बाद आप इसको अपनी सिनॉप्सिस के फ्रंट पेज पे लगा के अपने जो सिनॉप्सिस होता है उसको बाइंड करके, उसके बाद आप इसको अपने रीजनल सेंटर पे भेजिए। वहाँ जाने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके 2 स्क्वायर कॉलम बने हुए हैं ना, अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड। अगर रीजनल सेंटर इसको चेकिंग के बाद अप्रूव करता है तो अप्रूव्ड पर टिक होके आएगा, नॉट अप्रूव्ड करता है तो नॉट अप्रूव्ड पे टिक होके आएगा। अगर अप्रूव्ड है तो आप अपनी डिसर्टेशन पे कंटिन्यू कर सकते हो, और नॉट अप्रूव्ड आता है तो यहाँ पर आपके पास कमेंट्स लिखे हुए होंगे कि आपका के बाद अप्रूव करता है तो अप्रूव्ड पर टिक होके आएगा, नॉट अप्रूव्ड करता है तो नॉट अप्रूव्ड पे टिक होके आएगा। अगर अप्रूव्ड है तो आप अपनी डिसर्टेशन पे कंटिन्यू कर सकते हो, और नॉट अप्रूव्ड आता है तो यहाँ पर आपके पास कमेंट्स लिखे हुए होंगे कि आपका जो
सिनॉप्सिस है वो अप्रूव क्यों नहीं हुआ है। तो उन जो उसके अंदर आप लोगों को टिप्स दिए हुए होंगे या पॉइंट्स दिए हुए होंगे, आप उन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ोगे, उनको दोबारा से अपने जो सिनॉप्सिस है उसके अंदर उनको करेक्ट करोगे, करेक्ट करने के बाद आप उस दोबारा से फिर अपने प्रपोज़ल को अप्रूवल के लिए अपने रीजनल सेंटर पर भेजोगे। जब तक आपका ये जो सिनॉप्सिस है जिसको डिसर्टेशन प्रपोज़ल भी भेजते हैं, जब तक ये अप्रूव होके नहीं आता है, आप अपने डिसर्टेशन पे काम नहीं कर सकते, आप उसको सबमिट नहीं कर सकते। बिना सिनॉप्सिस अप्रूवल के या डिसर्टेशन अप्रूवल के आप अपनी डिसर्टेशन के प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये सिनॉप्सिस जो है वो सबसे मैंडेटरी होता है एमए एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए डिसर्टेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर। पूरा एक वीडियो था सिनॉप्सिस को लेके। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिसर्टेशन कैसे बनानी है। सिनॉप्सिस के बाद डिसर्टेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे बनाएंगे। थैंक यू।